रियल इमेज कौन सी होती है बताया ना, जब लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट सच में टकराती है तो जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, और जब रिफ्लेक्टेड लाइट की पूंछ खींचनी पड़ जाए तब जा, हाँ बिहाइंड द मिरर, तो मैं वही बता रहा हूँ, जब पूंछ खींचनी पड़ जाएगी तो जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है, वर्चुअल। नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बाहर है ना, तो उसका पार्ट कैसे होगा। ठीक है, सब लोग जो भी मैं पढ़ाता हूँ घर पे जाके किताब पढ़ेंगे, जो नए बच्चे आए हैं वो कृपया करके ध्यान दें, पुराने वालों को थोड़ा बहुत पता है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ किताब जाके घर पे पढ़ना है, फिर उसमें से देखना है कि ये लाइन मुझे समझ में आ रही है कि नहीं। अगर लाइन समझ में नहीं आती तो अगले दिन आके पूछना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो कल अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया था, पोल पढ़ लिया था, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ ली थी। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं आगे। तो स्फेरिकल मिरर में ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कौन के। अच्छा, अब एक काम करो, एक काम मत करो, मतलब एक चीज बताओ, तुमको ये पता है कि जो सूरज की रोशनी होती है अगर उसको कॉनकेव मिरर पर डाला जाए तो उसको अगर एक पेपर पे अपन उसकी इमेज बनाए तो वो सूरज की रोशनी उस पेपर में आग लगा सकती है। ये किस किस को पता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जिसको नहीं पता वो सुन लो कि ऐसा होता है। अगर अपन एक कॉनकेव मिरर लें और उससे सनलाइट उस पर डालें तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी मदद से हम उस पेपर में आग लगा सकते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ उसको तुम अगर सीख लोगे और समझ लोगे तो तुम भी अपने जीवन में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। तो क्या होता है बेटा कि ये अपनी क्या हो गई, और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये सी होता है, और यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ये। अब सबसे पहले तो एक चीज समझो, अगर हम किसी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अभी किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट की। जो सूरज है वो कितनी दूर है, बहुत ज्यादा दूर। तो हम बोल सकते हैं कि वो कहां पे है, कहां पे है वो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या हो गया, बहुत। इन्फिनिटी पता है तुमको, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस वाले सिंबल से। उल्टा 8 बना दोगे तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले ये मैं क्या बता रहा हूं वो समझ लो। देखो, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है यानी कि अपने मिरर से बहुत दूर, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे जो लाइट रे आएगी, उससे जो लाइट रे आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल। तुम लोग जो 6 डायग्राम है उनको निकाल के देखो, उसमें जो पहला डायग्राम है उसमें देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इसीलिए सिर्फ पैरेलल लाइन लेके आ रहे हैं अपन, और बाकी जो डायग्राम है उसमें लाइन तुमको दिख रही होंगी, कोई किसी एंगल पे आ रही है, कोई किसी एंगल पे आ रही है। ये जो मैं बात बता रहा हूं क्या नोटिस कर पा रहे हो, पक्का। तो ये क्या है, ये तुमको बस याद रखना है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है उसको अभी तुमको ध्यान नहीं देना, ज्यादा जरूरी नहीं है। बस कुल मिला के क्या समझना है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो लाइट रे उससे आएंगी मिरर पे वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होता है कि कॉनकेव मिरर के केस में तुम बताओ कि एक ये लाइट आ रही है, अब ये लाइट आ रही है तो ये टकरा के किधर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाइट है वो टकरा के नीचे जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या फॉलो होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कैसे होता है अभी मैं थोड़ी देर से बताऊंगा। तो नोटिस किया जाता है कि यहाँ से जितनी भी लाइट पैरेलल आ रही है ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी पे, वो टकरा के किधर जाएंगी, एक पॉइंट पे जाके टकरा के सारी इधर से निकल जाती है, इसी पॉइंट से निकल जाती है, सारी इसी पॉइंट से निकल रही है। ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से सारी निकल रही है। इसीलिए जब कॉनकेव मिरर पे सनलाइट आती है और उससे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, पॉइंट साइज की बनती है। अब तुम सोचो कि वहां से जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट क्या है, अपने आप में एक एनर्जी है, और जो एनर्जी आ रही थी कॉनकेव मिरर ने क्या किया, उस एनर्जी को एक पॉइंट पे, ये जितनी भी एनर्जी थी वो पहले अलग अलग तरीके से आ रही थी, ये सब दूर दूर है आपस में, इनका कोई मतलब नहीं, पर ये टकराने के बाद यहाँ पे क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। अब तुम बताओ कि एक ही पॉइंट पे बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होगी तो वहां पे आग लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि हीट इकट्ठी हो रही है ना, तो वहां पे क्या लग जाती है। अब इसको रियल लाइफ में कैसे समझना, तो तुम सोचो कि जो सूरज की एनर्जी, क्या हमारे पास भी एनर्जी होती है। अब तुम सोचो कि जैसे कॉनकेव मिरर ने क्या काम किया, इस एनर्जी को एक पॉइंट पे क्या कर दिया, फोकस, तो उसने क्या लगा दी, अब तुम भी आग लगा सकते हो। अगर तुम अपने जीवन में जो एनर्जी है उसको किसी एक ही काम पे लगा दोगे
तो तुम भी आग लगा सकते हो, यानी कि तुम भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। तुमने एक कहावत कह रहा हूँ, ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर दर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सुना है तुम लोगों ने? पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर हम भी अपनी एनर्जी को एक ही पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। अब नहीं, सब कुछ रात क्यों होगा? अरे डेली लाइफ में आग लगाने का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना। अब यहां पे क्या हुआ, तो ये जो पॉइंट हमको मिला है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस। फोकस का सबको मतलब पता ही होगा, फोकस कैसे क्या। तो ये किसका फोकस मिला हमको? कॉनकेव। समझ में आई? कॉनकेव मिरर का फोकस कैसे निकाला जाता है? पैरेलल लाइट रे जहां पे इकट्ठी हो रही है वो उसका क्या हो जाएगा? समझ में आ गई? अब यही चीज हम किस में देखेंगे? अब तुम बताओ कि यहां से वापस से कोई इंफिनिटी से लाइट आ रही है, बताओ ये टकरा के किधर जाना चाहेगी? नीचे की तरफ। ये वाली कहां जाएगी? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? क्योंकि उसकी सरफेस ही कुछ इस तरीके से है। और ये वाली टकरा के कहां जाएगी? अब यहां पे जो फोकस था वहां पे से लाइट सच में निकल रही थी, और इस केस में क्या होगा? तो पूंछ खींचनी पड़ेगी। बोलो आया ना? तो जो आदमी यहां पे खड़ा है उसको क्या लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है? इस वाले पॉइंट से। याद करो मैंने बताया था कि जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो हमको क्या लगता है कि वो कहां से आ रही है? मिरर के पीछे से आ रही है। तो यहाँ पे ये जो फोकस बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल फोकस। और यहाँ पे जो फोकस बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ये अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस आता है तो हम लिख सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका फोकस किधर है? बिहाइंड द मिरर। इसका कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ दी। फोकस समझ में आया? फोकस एक वो पॉइंट है जहां पे लाइट, पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस वाली टकरा के निकलती है, या फिर टकरा के निकलना चाह रही है, या फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर्स। यहाँ पे एक लाइन आएगी कि जो कॉन्वेक्स का फोकस है वहां से लाइट अपीयर करती है, हमको ऐसा लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है, जबकि लाइट यहाँ पे नहीं। ये वर्चुअल इमेज है। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो गया? ये रियल है और ये वर्चुअल है, इसीलिए मैं पहले ही समझा चुका था। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक बार फोकस वाला पार्ट पढ़ लो तुम लोग। अपीयर्स वाली लाइन दिख रही होगी तुमको। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये वाली लाइन दिख रही है क्या? उसका क्या मतलब है समझ लेना। दोनों डायग्राम तुम्हारी बुक में बनाए हुए हैं, उनको भी समझ लेना। आगे बढ़े। अब देखो एक शब्द आएगा अपर्चर। अब अपर्चर क्या है वो समझ लो। वैसे तो इस चैप्टर में अपर्चर समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आगे जाके काम आता है। तुम ये बताओ कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो क्या है? एक स्फेयर का हिस्सा है। तो अब मान लो बेटा ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, तो जब हम इसको यहाँ से काटेंगे तो क्या हमको एक इस तरीके की सरफेस मिलेगी? बोलो आया ना? तुम लोगों ने नारियल काटा होगा, तो नारियल का पीस अपन जब खाते हैं तो वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है यहाँ पे पीछे की तरफ इस तरीके से गोला। अगर इस बोतल की ढक्कन की बात करूं, मान लो, निकालिए, मान लो ये बोतल है। अब तुम समझ पा रहे हो कि इस तरीके से मान लो हमारे पास मिरर है, तो मिरर है तो यहाँ पे इस तरीके से ये गोला हमको देखने को मिलेगा कि नहीं? क्या लाइट इसी सरफेस पे पड़ने वाली है? हाँ, मिरर है तो ये कर्व सरफेस जो है इस सरफेस पे लाइट पड़ेगी। तो ये जिस सरफेस पे लाइट पड़ती है उसको अपर्चर बोलते हैं, ठीक है? और अपर्चर क्या है? तो तुम देखो तुम्हारे ये जो फिगर बने हैं लेफ्ट में, उसमें एम और एन लिखा होगा। फिगर बने हैं लेफ्ट में, उसमें एम और एन लिखा है, तो तुम समझ रहे हो अपर्चर क्या हुआ? ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं अभी ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? हमारा अपर्चर है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या जितने भी स्फेरिकल मिरर होंगे उनके पास अपर्चर होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर उसको आप स्फेयर में से काट रहे हो तो कुछ ना कुछ अपर्चर तो आएगा ही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है अपर्चर किसे कह रहे हैं? और अपर्चर ऐसा एरिया है जहां पे लाइट क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको क्लास 10th में समझना है कि हम ऐसे अपर्चर वाले मिरर की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मच 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 ग्रेटर देन अपर्चर की रेडियस। ये गोला है, ये गोला है तो इसकी खुद की भी क्या होगी? एक रेडियस होगी। बोलो आया ना? अगर ये एक गोला है तो इसकी खुद की भी एक क्या होगी?
तो हम अपने सिलेबस में क्लास 10th में हम ऐसे स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मच 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 ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अपर्चर। ऐसा करने का क्या फायदा है? तो ऐसा करने से जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है और जो हमारी फोकस से लेके पोल की दूरी होती है, अच्छा फोकस से पोल की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके बराबर आ जाएगी? ऐसा सिर्फ कब है? इस वाली कंडीशन के लिए, ये जो मैंने बताई। क्लास 12th में जाके ये कंडीशन के अलावा भी कंडीशन पढ़ाई जाएंगी जिसमें ऐसा नहीं होगा। तो हम R = 2F 10th में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम कौन सा मिरर ले रहे हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके अपर्चर से बहुत बड़ा है। तुम देखो ये जो पेज नंबर 163 है उसमें सबसे ऊपर ये बात लिखी हुई है क्या? उसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि 12th में जाके फिर तुमको पता लगेगा ना कि दूसरी कंडीशन क्या है। तो R = 2F होता है, ये हमको पता होना चाहिए, और वो कब होता है ये भी पता होना चाहिए। मिल गया अपर्चर और उसकी जो कंडीशन है वो मिल गई, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि स्फेरिकल मिरर में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से फॉलो होते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो क्या थे कि एंगल आई बराबर किससे होगा? एंगल आर के। और दूसरा वाला तो तुमको पता ही है, उसकी इतनी जरूरत पड़ने नहीं वाली। अच्छा, अब एक और पॉइंट जो था उसमें ये था कि जितने भी लाइट जो टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे नापा जाता है? नॉर्मल से। और लाइट जहां पे टकरा रही है हर एक पॉइंट का अपना क्या होगा? एक नॉर्मल होगा। अगर लाइट दूसरे पॉइंट पे टकराई हो तो उसका नॉर्मल अलग होगा, दूसरे पॉइंट पे टकराई हो तो उसका नॉर्मल अलग होगा। अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल के केस में क्या होता है। तो तुम ये समझो जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कल है या फिर एक स्फेयर है, ये हमारे पास क्या है? सेंटर। अब मान लो तुम सोच के देखो कि अगर मैंने यहां से एक बॉल ड्रॉप कर दी नीचे की तरफ तो ये बॉल टकरा के कैसे आएगी? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ जाएगी जैसे फ्लैट सरफेस पे होती। बट अगर इस बॉल को मैं इधर फेंकूं तो ये कैसे आएगी? अंदर की तरफ। क्या ये नॉर्मली जैसे जा रही है वैसी आ सकती है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो तुमको एक बात समझनी है कि किसी भी स्फीयर की या फिर सर्कल के केस में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करती हुई लाइन होती है। सेंटर से जो लाइन निकलेगी, जैसे कि अगर लाइट मान लो इधर से आ रही है, इधर से नहीं, मैं मान लो इधर से बोल रहा हूँ, लाइट इधर से आ रही है, तो इस वाले पॉइंट का जो नॉर्मल होगा वो अपन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इस वाले पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, कर दिया, तो अब ये हमारा क्या बन गया है? और अब हम यहां से अपना क्या नापेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापा जाएगा। तो ये किस किस को समझ में आ रहा है कि जो सर्कुलर सरफेस होती है या फिर स्फेरिकल सरफेस होती है उसमें जो किसी भी पॉइंट का नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करती हुई लाइन होती है, ठीक है। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो वो तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, वो तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। पर सर्कल के केस में ऐसा होता है। जो क्लास 10 का चैप्टर सर्कल है उसमें हम ये चीज डिटेल में देखने वाले हैं। बट अभी के लिए तुमको क्या याद रखना है? एक सिंपल सी बात याद रखनी है। समझ में आ गई? अब अपन देखते हैं कि कैसे होता है। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कितनी लाइट रे की जरूरत पड़ती है? कितने की पड़ती है? मैं तुमको 4 बता देता हूं, उनमें से किसी भी 2 का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पहली तो तुमने देखी ली कि लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये C है और ये F है और ये P है। तो पहली लाइट रे जो है वो कहां से जाएगी बेटा? तो क्या ये तुमको समझ में आता है? ये हमारा पहला केस है, इसमें कोई दिक्कत है? अब इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं मैं बताऊंगा। पहला सबको, अच्छा एक बात बताओ, जिस रास्ते से लाइट आ रही है उससे वापस भी जा सकती है, हाँ या ना? इसको बोला जाता है रीट्रेस। जिन लोगों ने ड्राइंग करी है या फिर जो ड्राइंग करते हैं उनको पता होगा ट्रेसिंग किसे कहते हैं। तुमने ड्राइंग करी है कभी? बुक के ऊपर पेज रख के और फिर छापा है उसके नीचे, उसको ट्रेसिंग करना बोलते हैं। डायग्राम बनाए ऐसे, उसको ट्रेसिंग करना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब तुम सोचो कि ये जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो कहाँ से निकली है? फोकस से। सोच के देखो कि कोई लाइट अगर फोकस से आ रही है तो वो वापस कैसे जाएगी? पैरेलल टू। एक ही में 2 केस हो गए, किस किस को समझ में आया? नहीं आया।
मैं ये कह रहा हूं कि लाइट जिस रास्ते से आई है उससे वापस भी जा सकती है क्या? तो अब ये बता कि यही लाइट अगर उल्टी आएगी तो कैसे जाएगी? सेम रास्ते से ही तो जाएगी। इसी को बोला जा रहा है रिट्रेसेबिलिटी। समझ में आ गया? तो दो केस हो गए। पहला केस जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से निकलेगी। दूसरा केस क्या हो गया? फोकस से निकलेगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले जाएगी। तुम बताओ कि अगर हमारे पास एक ऐसी लाइट रे आती है, मान लो कुछ इस तरीके से निकल रही है, तो ये कैसे जाएगी वापस? क्या ये बात सबको समझ में आती है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कैसे फॉलो हुआ तो तुमको मैं एक बार बता देता हूँ। दूसरे वाले केस में जैसे कि दूसरी लाइट जो है वो मान लो कहाँ से निकल रही है? सी से। कहाँ से निकल रही है? अब सोच के देखो, अभी अभी मैंने बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? तो इस पॉइंट का अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो कहाँ से निकलेगा? और ये लाइट क्या नॉर्मल पे ही जा रही है? अगर लाइट नॉर्मल पे जाएगी तो कहाँ से वापस आएगी? तो ये जैसी जा रही थी वैसी ही। किस किस को समझ में आ गया? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था ना नॉर्मल कैसा होगा। तुम बताओ कि अगर ये लाइट एक ऐसी जाती है, सी से निकल रही है, तो लौट के भी कहां से जाएगी? क्योंकि ये कैसी पड़ रही है? नॉर्मली ही पड़ रही है। क्या ये समझ में आता है? चौथा देख लो। चौथा क्या है कि अगर लाइट रे मान लो पोल से जा रही है, पोल से। अब तुम बताओ कि ये जो लाइट रे है इसने यहाँ पे एंगल आई बनाया, पोल से अगर जा रही है तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप में नॉर्मल का काम करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि हमने बोला कि स्फेरिकल के केस में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से निकलेगा। यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ का नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक ही चीज हो गई, तो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, यानी कि एंगल आई बराबर किसके आ जाएगा? ये चार केस हैं। ईमानदारी से बताओ समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बुक में देखो, ये चारों ड्रॉ हो रखे हैं, तुम देखो तुमको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर ये चार समझ में आ गए तो अब चैप्टर तुमको बहुत आसान लगने वाला है। पेज नंबर 164 165 पे ये केस दिए हुए हैं। और एक और चीज देख लो। अब तुम बोलोगे सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो हुआ? तो यहाँ पे तो तुमको दिख रहा होगा फॉलो होता हुआ, दिख रहा है? यहाँ पे देख लो। अगर इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो नॉर्मल कैसे निकलेगा? बोलो ऐसे निकलेगा। अब क्या तुमको नहीं दिख रहा है कि ये एंगल आई और ये एंगल आर बराबर है? मैंने तो ड्रॉ करा है, रफ ड्रॉ किया है, बट अगर अपन नाप नूप के मेजर करेंगे तो बिल्कुल सही निकलेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तुम्हारे बुक में जो डायग्राम है तुम देखो उसमें बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। चलो ये देख लो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर कॉनकेव के समझ में आ रहे हैं तो कॉन्वेक्स में कोई दिक्कत है क्या? कॉनकेव के बगल में कॉन्वेक्स के डायग्राम दिए या नहीं दिए? क्या वो तुमको समझ में आ रहे हैं या समझाने हैं? बताओ जल्दी से। तो हमने बताया था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। तो इसका फोकस कहाँ पे है? ये P है। इसका फोकस कहाँ पे है? यहाँ पे। और इसका C कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है। अब तुमको पता है कि कॉन्वेक्स के केस में लाइट इधर से तो आ नहीं सकती, लाइट तो इधर से ही आएगी। तो पहले वाले में मान लो प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस आ गई। अब ये बताओ टकरा के किधर से निकलेगी? तो हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा क्या लगता है? वर्चुअल इमेज होती है। तो हमको क्या लगेगा कि कहाँ से आ रही है ये लगेगा, एक्चुअल में नहीं आएगी वहां से। हमको क्या लगेगा? इसकी पूंछ खींच के पता लगेगा। तो तुम क्या करो, ये देखो, यहाँ से इसको ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे निकलेगी। तुम्हारी बुक में डायग्राम दिया होगा, देख लो। तुम्हारी बुक में डायग्राम दिया होगा, देख लो। और इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। तो तुम क्या बोलोगे कि सर इस पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन कर दो? इस पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन कर दो? सी से। तो क्या बन जाएगी? नॉर्मल बन जाएगी। दिख गई सबको नॉर्मल? ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो फॉलो हो रहा है कि नहीं? किस किस को समझ में आ गया? सिंपल है, सिंपल है। अब आगे देखते हैं। तो पहला केस हो गया। अब अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूंगा तो क्या बोलूंगा कि अगर पैरेलल गई है तो फोकस से निकलती हुई दिखेगी, और अगर फोकस पे आती हुई दिख रही है तो निकलेगी कैसे? रिट्रेसेबिलिटी। फिर से बोल रहा हूं, पैरेलल आई थी तो फोकस से निकलती हुई दिख रही है, अगर फोकस पे आती हुई दिखेगी तो निकलेगी कैसी? तो इसी को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो दूसरा केस बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? तीसरे केस की बात करते हैं। मान लो तीसरे केस में लाइट रे ऐसी आना चाह रही है,
तीसरे केस में मान लो लाइट रे कुछ ऐसी आई तो कैसे जाएगी? क्या ये लाइट रे नॉर्मल पे ही आ रही है? तो ये अगर ऐसी आई है तो इसको ऐसे ही, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? और एक और केस कौन सा बन गया? पोल वाला। तो पोल वाला तो तुमको पता ही है, जैसे आएगी वैसे ही, क्योंकि नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस कैसी हो जाएगी? सेम टू सेम। कोई दिक्कत है? चलो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। ये टेबल बनाना सीखेंगे जो पेज नंबर 163 पे दी गई है। मैं इमेज फॉर्मेशन में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम लोग इमेज प्रॉपर्टीज मुझे बताओगे, ठीक है? क्या ये तुम कर पाओगे इतना? अच्छा, तो अब हमको क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बतानी है, जैसा कि कल मैंने बताया था। और इसमें हमको 4 चीजें बतानी रहती हैं। पहला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, पोजीशन ऑफ। तीसरा, साइज। और चौथा, नेचर। नेचर यानी कि उसका बर्ताव कैसा है, ठीक है? तो पहले केस में हम बात करते हैं, ये हमारा P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। ऑब्जेक्ट कहां पे है पहले केस में? कहां पे है? इन्फिनिटी। लाइट रे कैसी आएगी? पैरेलल। पैरेलल आएगी तो कहां से निकलेगी? क्या इसमें किसी कोई डाउट है? अब बताओ तो यहां पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिख दूं? क्या ये याद करने की जरूरत है या देख के समझ में आ रहा है? सब लोग बना लेंगे। साइज ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड? अरे छोटा है या बहुत छोटा है? तो हम क्या लिखेंगे? हाईली नेचर। बताओ नेचर रियल है कि वर्चुअल है? सबको दिख रहा है? रियल। एंड इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है? तो अब तुम बोलोगे कि सर पॉइंट वाले साइज में कैसे देख के बताएं कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? तो अगले केस को देख के बता सकते हैं कि जब इसको थोड़ा पास लेके आएंगे तो इन्वर्टेड है, इसका मतलब ये भी कैसी है? इसमें तुम बोल सकते हो कि सर देख के तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो पॉइंट साइज है। तो अगले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे तो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। इसीलिए हम इसमें भी क्या लिख देंगे कि ये भी कैसी है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, ये 4 चीजें हैं। तुम देखो अपने पहले कॉलम में तुमको कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलो अगला केस ड्रॉ करें। अब क्या करेंगे? देखो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत दूर था, अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करीब लेके आएंगे। C F। तो इस बार मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आ रहा हूं? कहां पे लेके आ रहा हूं? C के पीछे। पास तो लेके आऊं C के, C पे नहीं है, C के पहले भी नहीं है, C के पीछे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहां पे? बियॉन्ड। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब हम यहां से क्या करेंगे? तो तुमको मैंने बताया था कि जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो कितनी रे चाहिए? यहां से कितनी रे निकल रही होंगी? इनफाइनाइट। कोई सी भी दो ले लो, कोई सी भी दो ले लो। हम ले लेते हैं, हमने पहली तो ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो मुझे पता है ये कहां से निकल जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? दूसरी मैंने मान लो ले ली, दूसरी मैंने ले ली, क्या बोलते हैं, मान लो C से जाती हुई। अब C से जा रही है तो कहां से वापस आएगी? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो आया ना? समझ में आ रहा है कौन सी दो रे ली है? मैं चाहता तो पोल वाली भी ले सकता था, मैं चाहता तो फोकस वाली भी ले सकता था, कोई सी भी दो लेनी है, ये तुम्हारे हाथ में। ये अगर यहाँ पे मीट कर रही तो इमेज कैसी बन जाएगी? बोलो ऐसी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? दिख गया सबको? बुक में डायग्राम देख लो। अब मुझे बता दो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे लिखूंगा मैं? बिटवीन C एंड। ईमानदारी से बताओ अभी तक कोई भी बात ऐसी है जो रटने लायक लगी हो? कोई भी बात? तुम देखना तुम्हारे दोस्त इस टेबल को लेके ऐसे डरते फिरेंगे कि ये टेबल नहीं पता नहीं हुआ हो गया हो, और तुम देखो तुमको पूरी पूरी समझ में आएगी।
साइज बताओ बेटा, क्योंकि ये थोड़ी छोटी दिख रही है तो मैं क्या लिखूंगा। अब मुझे नेचर बताओ, क्या ये सच में मिली है, रियल, क्या ये उल्टी है, रियल एंड, किसी को कोई दिक्कत है, बोलो आया ना, समझ में आ रहा है। अब अगर समझ में आ रहा है तो तीसरा केस तुम खुद से देखो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरा केस तुम खुद से देखो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे सर एक लाइन ले लो पैरेलल, जो कि कहां से निकल जाएगी सर, बोलो आया ना। और दूसरी कौन सी ले लो, जो फोकस से जा रही है, तो वो कैसी निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी। अब ये थोड़ा सा मैंने, अब देखो इसमें क्या है, मैं जो बना रहा हूं वो रफ है, ठीक है, मैं जो बना रहा हूं वो रफ है, क्या मैंने बिल्कुल नाप के रेडियस लिया क्या, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमको पता है कि कहाँ पे बनेगी, तो हम बिल्कुल सही से बनाएंगे, जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगी। अगर आप इसको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करोगे तो आपका प्रॉपर यहीं पे बनेगा। तो ये कहाँ पे मीट कर रही है, हम मानेंगे कि कोई दिक्कत है किसी को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा रफ डायग्राम है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो तुम बताओ कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आ गई, एट, साइज कैसा दिख रहा है, सेम नहीं लिखेंगे, सेम एज ऑब्जेक्ट लिखा जाए। नेचर कैसा दिख रहा है, रियल एंड, कोई दिक्कत लगी किसी को, पक्का। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।